पहला है, अगर हम बात करें मगध का उत्कर्ष के बारे में, तो पहला है कि इसका उल्लेख कहाँ किया गया था, उसके बारे में है। दूसरा है कि इसका जो संस्थापक है, यानी कि तीन कैटेगरी में चीजों को पढ़ना है, महाभारत, पुराण और बौद्ध ग्रंथ के सेंस में, संदर्भ में इसका जो संस्थापक थे उसके सेंस में पढ़ना है। फिर इसमें पढ़ना है कि मगध का भौगोलिक क्षेत्र या स्थिति कहाँ से था। फिर पढ़ना है आपको राजधानी के बारे में। फिर आपको पढ़ना है कि इसके इस मगध क्षेत्र पे किस किस राजवंशों के द्वारा अपना शासन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं जो है उसमें क्या है, तो मगध के उत्कर्ष के लिए कुछ ना कुछ तो भौगोलिक या कुछ राजनीतिक जो भी परिस्थितियां जिम्मेवार होंगी उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो पहले अगर संस्थापक के रेफरेंस से बात करें, इसके कौन संस्थापक थे, तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें की गई है। तो कहला कि पुराणों के अनुसार अगर बात करें, तो पुराणों के अनुसार इसके जो संस्थापक थे कौन थे, तो पहला इसका शासक कौन था, बृहद्रथ था, और इसको संस्थापक माना जाता था। तो बृहद्रथ के बारे में अगर पिता थे, इसके पिता कौन थे, वसु थे, और ये इसका जो पुत्र कौन था, तो जरासंध था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इस वंश का जो प्रमुख या प्रतापी शासक कौन था, तो जरासंध को ही माना जाता है। कह रहा है कि इसको श्री कृष्ण के आदेश पर भीम के हाथों क्या किया गया था, पराजित होना पड़ा था। अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात करते, करें कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रतापी शासक कौन था, प्रतापी शासक जो था वो कौन था, हर्यक वंश का मतलब हर्यक वंश का ये संस्थापक था। मतलब ये प्रतापी शासक के साथ साथ क्या हर्यक वंश का संस्थापक ही था, और वो कौन था, आपके बिंबिसार था। नेक्स्ट बात करते कि जो बिंबिसार था वो किसके समकालीन था, महात्मा बुद्ध के समकालीन था। अगर इस जो आपके पुराणों के रेफरेंस के आधार पर देखा जाए, तो इसके अकॉर्डिंग मगध का जो अंतिम शासक कौन था, तो रिपुंज नामक शासक था। करे कि इस वंश का सबसे कमजोर एवं अयोग्य शासक था है ये, और यही वजह है कि इसके मंत्री पुलिक के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, और मगध की गद्दी पर पुलिक वे मतलब क्या पुलिक के पुत्र को बैठा दिया गया। अब अगर राजधानी की बात करते हैं, इसकी राजधानी कहाँ कहते हैं, तो राजगीर थी, या राजगीर का अन्य नाम क्या था, राजगिरी था। राजगिरी का अन्य नाम था राजगीर था, गिरी व्रज था, वसुमती इसके अन्य नाम थे। नेक्स्ट बात करते हैं, राजगीर को एक नए नगर के रूप में वसु ने स्थापित किया था, किंतु मगध के राजधानी के रूप में जरासंध ने इसको स्थापित किया था। अगर इसके भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, तो भौगोलिक स्थिति में देखिए कहाँ कहाँ से था ये, ऊपर उत्तर में गंगा नदी, आपके दक्षिण में विंध्य पर्वत या पुनपुन नदी, पश्चिम में आपके सोन नदी, और पूर्व में चंपा नदी। तो अगर इसको सबको जोड़ दिया जाए इस तरीके से, तो ये जो क्षेत्र प्राप्त होगा वो क्षेत्र किसका होगा, तो ये क्षेत्र प्राप्त होगा आपके मगध का। यानी कि ये भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चार नदियों से एकदम क्या था, घिरा हुआ था। और साथ ही साथ जो राजगीर था, या जो राजगीर है, अभी भी जाइएगा वहां पे तो इसमें चारों तरफ से क्या है, पर्वत है। इसलिए इसको बोलते थे अभेद किला। ठीक है, यहाँ पे जल्दी कोई युद्ध या आक्रमण अंदर घुस के नहीं कर पाता था। यही वजह कि इसके विकास में ये भूमिका एक मतलब ये भी एक घटक था, उसका भौगोलिक स्थिति। नेक्स्ट बात करते हैं कि मगध की राजधानी के बारे में। तो मगध की प्रथम राजधानी अगर राजगीर की बात करें, तो ये कह रहा है कि ये प्रथम राजधानी था, और यहाँ पे ये जो है 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरी हुई थी, जो भी हम लोग बात की है। नेक्स्ट की पाटलिपुत्र इसकी क्या थी, दूसरी राजधानी थी, और इस कह रहा है कि ये गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पे क्या था, स्थित था, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उदयन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट इसके जो प्रमुख राजवंश यानी कि मगध में किन किन राजवंशों के द्वारा शासन किया गया उसके बारे में अगर देखें, तो कौन कौन सा वंश था, हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, और नंद वंश था। एक एक करके अगर हम लोग पढ़ने को कोशिश करते हैं, हर्यक वंश का जो समय अवधि था वो कितना था, तो 544 ईसा पूर्व से लेकर के आपके 412 ईसा पूर्व के बीच में था। और शिशुनाग की बात करें तो 412 से लेकर 334 के बीच में था। और नंद वंश का जो शासनकाल था 344 से 24 या 23 ईसा पूर्व के बीच में था। अगर हम लोग हर्यक वंश में बात करें शासक के बारे में, तो प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदास था। और नागदास क्या था, ये अंतिम शासक था। करे कि नागदास की हत्या किसके द्वारा, तो शिशुनाग के द्वारा करके यहाँ पे कौन से वंश का, हर्यक वंश के शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी। करे कि हर्यक वंश का शासक किस कौन से धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को। तो अब हम लोग आते हैं शिशुनाग के, कि शिशुनाग जो क्या कहता है, इसको मार करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अब बोल रहा है कि शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग नहीं किया था, और इसका कालावधि कितना था, समावधि कितना था, 412 से 344 ईसा पूर्व में था। इसके जो प्रमुख शासक कौन कौन थे, तो शिशुनाग, कालाशोक, या इसको काक वर्ण भी कहा जाता था। और अब देखिएगा कालाशोक जो बौद्ध संहिति होगा, उस बौद्ध संहिति इसी के शासनकाल में करवाया जाएगा, द्वितीय बौद्ध संहिति। नेक्स्ट बात करते हैं कि नंदी वर्मन कहते हैं कि इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक, नेक्स्ट है
अगर देखा जाए तो नेक्स्ट है कि कह रहा है कि जो नंद वंश में अगर प्रमुख शासक की बात करें तो महापद्म नंद था, धनानंद था। और कह रहे कि यह इस वंश का यानी कि जो नंद वंश है उस नंद वंश का आपका धनानंद क्या था, अंतिम शासक था। और इसी के शासनकाल में सिकंदर एवं चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब सिकंदर ने क्या किया था, आक्रमण किया था, और चंद्रगुप्त मौर्य भी इसके समकालीन था। तो ये दोनों व्यक्ति किसके समकालीन हो गए, आपके धनानंद के समकालीन हो गए। आगे हम लोग देखेंगे हर्यक वंश के बारे में पढ़े तो हर्यक वंश में देखा जाए तो ये कौन सा था, इसको हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें देखेगा कि इसमें शासक बनने के लिए जो पुत्र है वो अपने पिता की हत्या कर देंगे। जैसे कि इसका संस्थापक कौन था, बिंबिसार था, इसका अन्य नाम था श्रेनिक। आगे देखिए इसके जो प्रमुख शासक थे कौन थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन था। और उदयन के 3 पुत्र थे, कौन का, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदास। और ये नागदास इस वंश का क्या हो जाएगा, अंतिम शासक हो जाएगा। पितृहंता कैसे था उसको देखिएगा। तो क्या किया कि अजातशत्रु ने किसकी हत्या की, बिंबिसार ने। और बिंबिसार की हत्या किसने कर दी, उदयन ने। यहाँ देखिएगा बिंबिसार है, फिर अजातशत्रु और उदयन है। तो उदयन, अजातशत्रु ने किसकी हत्या की, बिंबिसार की। और अजातशत्रु की हत्या किसने की, उदयन ने। तो एक तरीके से कि पिता का हत्या करने वाला हो गया, तो पितृहंता वंश इसीलिए इसको कहा जाता है। बिंबिसार के बारे में अगर क्रमिक रूप से बात करें तो बिंबिसार का है, इसके अन्य नाम जो था श्रेनिक था, और इसके पिता का नाम था बोधिस। और कह रहे कि बिंबिसार जो है 15 वर्ष की आयु में मगध की राजगद्दी पे ये बैठा था, और लगभग कितने वर्षों तक, 52 वर्षों तक इसने शासन किया। नेक्स्ट बोले कि इसने अंग महाजनपदों को जीत करके कहां पे, तो अंततः मगध साम्राज्य में मिला लिया था, मगध महाजनपद में मिला लिया था। और यहाँ के प्रशासक के रूप में अपने पुत्र किसको, अजातशत्रु को बैठाया था। यानी कि अंग पे अधिकार करके वहां पे शासक के तौर पे किसको बैठाया था, अजात शत्रु को बैठाया था। नेक्स्ट बात करें कि अजातशत्रु के बारे में अगर बात करते हैं, अजातशत्रु की कर रहा है कि अजातशत्रु के द्वारा किसकी हत्या की गई थी, बिंबिसार की हत्या की गई थी। अच्छा, इसके व्यवहारिक संबंध के बारे में है तो व्यवहारिक संबंध हम लोग नीचे देखेंगे। और पर मैंने बताया था कि अजातशत्रु किसकी हत्या करेगा, बिंबिसार की, और बिंबिसार अजातशत्रु की हत्या उदयन के द्वारा कर दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके वैवाहिक संबंध की अगर बात करें तो वैवाहिक संबंध में क्या है, तो वैवाहिक संबंध में देखिए जो प्रथम पत्नी थी उसका नाम क्या था, महाकौशला देवी। और ये कहाँ के थे, कह रहा है कि ये कौशल राज की राजा प्रसेनजीत की बहन थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कह रहा है कि ये कौशल राज की मतलब क्या पुत्री थी। जाहिर सी बात है कौशल राज के प्रसेनजीत का अगर ये बहन होगी तो उसी राज से संबंधित होगी ना ये। नेक्स्ट है कि दहेज स्वरूप इसको क्या मिला था, दहेज स्वरूप इसको काशी मिला हुआ था। दूसरी पत्नी का नाम था इसका राजकुमारी चेलना, और ये वैशाली की राजकुमारी थी। और इसको कह रहे कि वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी। वैशाली में भी 8 संघ थे, 8 संघ में एक कौन था, ये आपका लिच्छवी एक वहां का जनपद था। नेक्स्ट बोले कि इसकी कह रहे कि पिता कौन थे, तो लिच्छवी के शासक चेटक की ये पुत्री थी, और अजातशत्रु की क्या थी, ये माता थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या था, तीसरी पत्नी कौन थी, तो क्षेमा इसकी तीसरी पत्नी थी। और कह रहा है कि यह जो है पंजाब के भद्रकुल मतलब मद्रकुल की राजकुमारी थी ये। और देखिएगा पंजाब कुरु महाजनपद के समीप स्थित है। ये जो पंजाब था उस वक्त किसके, कौन से महाजनपद के करीब था, तो कुरु महाजनपद के ये समीप था या करीब था। नेक्स्ट बात करते हैं, एक नोट पॉइंट करें कि विदेह जो है वासनी, अरे कि विदेह की राजकुमारी थी ये। और विदेह राजकुमार विदेह वासनी बिंबिसार की पत्नी थी। क्लियर। ये जो विदेह वासनी है किसकी पत्नी थी, बिंबिसार का। अच्छा, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध को स्थापित करके ने सारे शासकों से क्या कर लिया था, दोस्ती कर लिया था। दोस्ती करके इसने क्या किया, आसानी तरीके से सबसे जो दुश्मनी है वो दुश्मनी खत्म कर देगा, तो सारे राज्य किसके पक्ष में आ जाएंगे, इसके पक्ष में आएंगे। तो इस तरीके से अपने साम्राज्य का वो विस्तार कर पाया आराम से, बिना किसी टेंशन का। इसलिए देखिएगा अक्सर होता है कि किसी से अगर संबंध अच्छा करना हो, जिससे उम्र के आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना दे, तो उसे क्या करो, शादी कर लो। शादी कर लोगे तो उसके विरुद्ध तो कोई करेगा नहीं कुछ, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं होता। अब कह रहा है कि जो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार देखा जाए तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है कह रहे कि बौद्ध ग्रंथ में कौन से दो है, एक आपके दीर्घ निकाय और एक है महावज्ञ। और इसमें क्या करे कि दीर्घ निकाय के अनुसार जो बिंबिसार जो है वो क्या था, ब्राह्मण सोमदंड को चंपा की संपूर्ण आय दान में दे दिया था। कौन से ब्राह्मण, जिसका नाम क्या है, सोमदंड। और इसने चंपा से जितने भी आय प्राप्त होते थे इन सारे आय को इनको दे दिया था। महावज्ञ के अनुसार देखा जाए तो कह रहा है कि इसके अनुसार बिंबिसार की कितनी पत्नियां थी, लगभग 500 पत्नियां थी। और कह रहा है कि महावज्ञ के अनुसार बिंबिसार ने बुद्ध एवं संघ के लिए कौन सा, वेणु विहार दान में दिया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेणु विहार वो पूछा जाता है कि कौन सा विहार था, तो वेणु विहार था। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अनुसार बिंबिसार के राज्य में कितने नगर थे, लगभग 80,000 नगर थे। नेक्स्ट है कि बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार बुद्ध से मिलने के पश्चात
कौन से धर्म को ग्रहण किया था? आपको बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिंबिसार के कालीन जो प्रमुख पदाधिकारी थे वो कौन कौन थे, उसमें देख लीजिएगा। पहला था उपराजा या राजकुमार था, दूसरा सेनापति था, तीसरा महामात्र जिसको सब तक महामात्र भी कहा जाता है, व्यवहारिक महामात्र भी था। उसके बाद है मांडलिक राजा भी था, एक प्रमुख सहयोगी था, सेना नायक भी था। ग्राम भोजक में अगर देखा जाए तो ग्रामीण स्तर पर दो अधिकारी थे, कौन? एक मुखिया था, एक न्यायाधीश होता था। और राज वैद्य जो होता था ना, राज में एक एज ए डॉक्टर जो होता है, फैमिली डॉक्टर होता है उसी तरीके से। और वो जो फैमिली डॉक्टर का नाम क्या था? आपका जीवक। और जीवक ने किसको? तो जीवक ने बिंबिसार ने जीवक को किसके इलाज के लिए भेजा था? तो अवंती के नरेश चंद्र प्रद्योत के जो पीलिया हो गया था, जॉन्डिस बीमारी हो गई, तो उसको इलाज के लिए इसको भेजा था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चक्कर है कि विदुर पंडित जातक ग्रंथ जो एक ग्रंथ है, और इसे पता चलता है कि मगध की राजधानी राजगीर पर किसका अधिकार हो गया था? अंग का। तो ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से एक ग्रंथ के अनुसार ये कहा जाता है कि जो मगध की राजधानी राजगीर पर अंग का क्या किया गया था? अधिकार हो गया था। तो ये मैच करने के लिए या मैच द फ्लोइंग वगैरह में पूछा जाता है। अब देखिएगा कुछ नोट पॉइंट में देखिए, जो राजवैद्य और समकालीन शासक कौन कौन से उसके बारे में है। तो जीवक किसके समकालीन था? बिंबिसार के। चरक किसके समकालीन था? कनिष्क के। सुश्रुत किसके समकालीन था? गुप्त काल के। धनवंती किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे हर साल कोई ना कोई इन चारों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अजातशत्रु की अगर बात है तो समयावधि है, उपनाम है, माता का नाम है, पत्नी का नाम है, अन्य विशेषता है। तो समयावधि कब से कब तक शासन किया था? ये तो 492 से 460 ईसा पूर्व के मध्य किया था। इसके अन्य नाम क्या था? कुनिक और पितृहंता। पितृहंता क्यों? क्योंकि अपने पिता की हत्या करेगा। माता कौन थी? चेलना थी। और इसकी पत्नी कौन थी? वजीरा। और ये प्रसेनजित की क्या थी? पुत्री थी। नेक्स्ट बात है बौद्ध संगीति के अगर रेफरेंस में बात करते हैं, बौद्ध संगीति में देखा जाए तो ये प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ होता है? राजगीर में, और इसी के शासनकाल में किया गया था। कब किया गया था? 483 में। कौन सी गुफा में? तो सतकर्णी गुफा में किया गया था। कह रहा है कि अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष महाबुद्ध को महापरिनिर्वाण निर्माण की प्राप्ति हुई थी। यानी कि उनको क्या उनका हो गया था? वो वो अंतिम रूप से यहाँ से चल गए थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। और नेक्स्ट है कि बुद्ध के बारे में देखें तो गृह त्याग को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्ति को धर्म चरण परिवर्तन, और मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। यानी कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको एक जगह कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने महापरिनिर्वाण का जो उल्लेख किया है उसी के लेकर के मैंने सोचा कि ये 3 वर्ड को एक साथ हम लोग कर लेते हैं। तो गृह त्याग का मतलब महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति का मतलब धर्म, मतलब क्या इसको ज्ञान प्राप्ति को घटना को क्या दिया गया नाम? धर्म चक्र प्रवर्तन। और मृत्यु की घटना को क्या दिया गया आपको? महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट बोल रहा है कि उदयन के द्वारा 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या कर दी गई, जिस कारण उदयन को पितृहंता के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी जो अन्य विशेषता है, उस अन्य विशेषता में देखिएगा क्या क्या है। तो कह रहे कि अजातशत्रु ने राजगीर में स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट कि सर्वप्रथम अजातशत्रु ने पाटलिग्राम में दुर्ग का निर्माण करवाया था, और राजगीर में किलाबंदी भी करवाई थी। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु ने काशी और वैशाली को मगध में का विलय कर लिया था, और इस तरह से मगध का क्या साम्राज्य क्या हो गया था? बढ़ गया था, उसका विस्तार हो गया था। नेक्स्ट बोल रहा है कि अजातशत्रु के समय अवंती महाजनपद सर्वाधिक क्या था? शक्तिशाली था। किसके समय? अजातशत्रु के समय। कौन सा? अवंती। और ये पूछता है, बहुत बार पूछा है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा है। अब कह रहे कि अजातशत्रु के समकालीन देखिएगा तो कमजोर महाजनपद कौन थे? तो काशी और वैशाली। और इसकी राजधानी थी वाराणसी, और इसकी राजधानी थी वजी। अगर सबसे बड़ा शक्तिशाली जो था प्रतिद्वंदी था वो कौन था? अवंती महाजनपद था। और अवंती की 2 राजधानी थी, एक था उत्तरी और एक था दक्षिणी। था उत्तरी राजधानी की था उज्जैन थी, दक्षिणी राजधानी थी महामती थी, जहां के बाहुबली मूवी में चीजों को दिखाया गया। नेक्स्ट बोल रहा है कि अजातशत्रु के द्वारा वैशाली को नष्ट करने के दौरान रथ, मुसल एवं महाशिला कंटक नामक अस्त्रों का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। यानी कि इसने जो अजातशत्रु ने वैशाली को नष्ट किया था, तो उसमें देखा गया कि किस तरह का हथियार का यूज किया गया था। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु को वैशाली से नष्ट करने में 16 वर्षों तक का संघर्ष करना लगा था। यानी कि 16 वर्षों तक संघर्ष किया, तब जाके किसको नष्ट कर पाए? वैशाली को नष्ट कर पाया। नेक्स्ट बोले कि अंततः वात्स्यकार नामक व्यक्ति के सहयोग से अजातशत्रु ने किस पर अधिकार किया था? वजी संघ पे विजय प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहे कि कालांतर में अजातशत्रु को कौशल महाजनपद से युद्ध करना पड़ा, किंतु अंततः युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, जिसके कारण दोनों के बीच का हुआ समझौता हुआ। और इस समझौते के अनुसार प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से किसकी शादी कर दी गई?
वजह शत्रु की कर दी गई। मैंने वही बोला ना कि जब दो लोगों के बीच को झगड़ा कर शांत करना था, क्या करो उसके बीच शादी करवा दो, सबसे अच्छा है। मतलब दो खानदानों के बीच का झगड़ा खत्म हो जाता है, लेकिन दो लोगों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से। मिला जुला का बात वही है। अब देखिए उद्यान के बारे में अगर पढ़ा जाए तो इसका उपनाम क्या था? उपनाम था आपका, देखिएगा तो उपनाम में कितने, तीन था। तो अच्छा इसके तीन पुत्र थे, उपनाम तो क्या था? उदय भद्र था। तीन पुत्र में कौन कौन थे आपका? अनिरुद्ध था, मुंडिक था और नागदास था। और नागदास जो नागदशक था वो इस वंश का क्या था? अंतिम शासक था। और इसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? शिशुनाग के द्वारा की गई थी। और ये कौन था नागदास का? शिशुनाग कौन था? नागदास का मंत्री था। नेक्स्ट बात करते कि जो नागदास के द्वारा शिशुनाग वंश की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, क्योंकि इसने क्या कहता, हर मतलब क्या आपके नागदास को जब अंत कर देगा तो नागदास के अंत के पास जो है किस वंश का, यानी कि शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात अगर कार की बात की जाए, उज्जैन के कार क्या था, तो ये गंगा और सोन नदी के संगम पे क्या बनाया था? पाटलिपुत्र को इसने स्थापना किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि मगध की राजधानी को इसने क्या कर दिया? राजगीर से पाटलिपुत्र कर दिया था, क्योंकि पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगीर में थी, यानी कि प्रथम राजधानी थी आपके राजगीर। तो द्वितीय राजधानी इसने क्या बनाया? पटना या पाटलिपुत्र बना दिया था, जो गंगा और यमुना की नदी के संगम पे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं पितृहंता, पिता को मारने वाला कहलाता है। और इसमें देखिएगा अजातशत्रु ने किसको मारा? अपने पिता बिंबिसार को। और उदयन ने किसको मारा? अपने पिता अजातशत्रु को मारा था, इसलिए पितृहंता कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की, अगर बात करते हैं समयावधि कहां से था, तो 412 से 344 ईसा पूर्व की घटना थी। और नेक्स्ट बोला कि संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक शिशुनाग था। और कह रहे कि ये किसका मंत्री था? तो नागदास दशक का ये मंत्री था। और यहाँ के प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो शिशुनाग था, कालाशोक था, और कालाशोक के पुत्र थे। और पुत्र कितने थे? 10 थे। लेकिन उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसके करके मंदीवर्मन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। चूंकि वो 10 इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने 10 को नहीं करवाया था। कालाशोक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और कालाशोक को बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? इसी कालाशोक के शासन और संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं शिशुनाग में, देखिएगा समयावधि, अच्छा इसको डबल कर दिया गया, नहीं एक ही है। अब कह रहा है कि समयावधि 412 से 394 के आसपास तक है। और इसमें देखिए कौन था शिशुनाग वंश में, तो कह रहा है कि महावंश के टीका के अनुसार शिशुनाग वंश जो थे, जो शिशुनाग है वो लिच्छवी के राजा व्यास की पत्नी से उत्पन्न क्या था? पुत्र था शिशुनाग। और इसी ने क्या कहता? नागदास को उसको मारा था। नेक्स्ट है कि पुराणों के अनुसार अगर बात करें तो पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश कौन था? क्षत्रिय कुल का ये शासक था। अगर बात करें फिर नेक्स्ट में, अगर शिशुनाग वंश हरेक वंश का शासक नागदास का क्या था? अमात्य, मतलब ये मंत्री था। तो ऊपर हम लोग इसको देख ही चुके हैं। कार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक। और कालाशोक के काल में ही क्या हुआ था? बौद्ध संगीति का जो द्वितीय बैठक था हुआ वो संपन्न हुआ था। अगर शिशुनाग वंश के अगर शिशुनाग के कार के रूप में देखा जाए तो कार्य कि इसने मगध को राजधानी से बदल करके मतलब क्या कहाँ कर दिया था? वैशाली कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने पहले जो मगध की राजधानी थी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, उसको बदल के कहाँ कर दिया? वैशाली कर दिया। नेक्स्ट है कि शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? कि अवंती महाजनपद को जीतकर किसे मिला दिया? मगध में मिला दिया। नेक्स्ट है कि यह शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा का क्या हो गया? विस्तार कहाँ तक हो गया? मालवा तक। और बहुत बार पूछता है कि जो पश्चिमी विस्तार जो मगध का था वो कहाँ तक था? तो मालवा तक था। नेक्स्ट है कि इस विजय के पश्चात शिशुनाग को वत्स्य पर अधिकार, जो वत्स है उस पर अधिकार हो गया, जो वत्स जनपद है, क्योंकि यह क्षेत्र अवंती के अधीन था। जब अवंती पर अधिकार कर लिया तो इनडायरेक्टली किस पे अधिकार कर लिया? आपके वत्स पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि अवंती के बारे में। तो अवंती के बारे में कह रहा है कि अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी देशों के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार एवं वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग मिल गया, क्योंकि वो पश्चिमी व्यापार के मार्ग पे ही स्थित थे। नेक्स्ट अगर कालाशोक की बात की जाए तो कालाशोक का उपनाम क्या था? काक वर्ण था। समयावधि की बात करते हैं 394 से 366 ईसा पूर्व के मध्य इसका समय अवधि रहा है। अकर के वान भट्ट के हर्षचरित के अनुसार मगध की राजधानी के समय घूमते हुए किसी भी अज्ञात व्यक्ति ने कालाशोक को छुरा मार दी, और छुरा मारने के बाद ये घायल हो गया। ठीक है, घायल होने के बाद ये अंतिम से इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है, हालांकि बाद में होगा, इतना जल्दी नहीं होगा। नेक्स्ट बोले कि यहाँ अज्ञात व्यक्ति का संबंध अज्ञात व्यक्ति के रूप में महाजनपद महापदम नंद को बताया गया है। ठीक है, जो अज्ञात व्यक्ति का नाम रखा गया किसको बताया गया? महापदम नंद को। कार्य के बौद्ध ग्रंथ के
ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र, मतलब क्या सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक शासन किया। यानी कि ये इतना योग्य नहीं थे, क्योंकि एक एक दो दो साल शासन करेंगे तो जाहिर सी बात योग्यता कम होगी। इस तरह से शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी वर्मन था, जो किसका पुत्र था? एक तरीके कालाशोक का वो पुत्र था। नेक्स्ट बात करते हैं कि कलाशोक के प्रमुख जो कार्य वो कौन थे? कलाशोक के प्रमुख कार्य, किसकी राजधानी को इसने क्या कहते हैं? वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र कर दिया। नेक्स्ट है कि इसके पश्चात पाटलिपुत्र ही मगध की क्या रह गई? राजधानी। अब राजधानी इसकी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर था? यहीं पर हुआ था 383 में। किसके अध्यक्षता में? तो सुबकानी की अध्यक्षता में। कार्य के बौद्ध संघ का 2 भागों में विभाजन इसी कालखंड में हुआ। एक था थेरावादी और एक था महासंघी। तो इसमें क्या थे? जो थेरावादी थे वो किस चीज को, जो गैर परिवर्तन, यानी कि वो जहां पे किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, उनको कहा गया थेरावादी। और जो परिवर्तन का समर्थक थे वो क्या कहा है? महासंघी कहला है। मगध की राजधानी की अगर बात किया जाए एक एक करके, तो कह रहा है कि मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। किसके शासनकाल में? बिंबिसार के। पाटलिपुत्र कहाँ, किसके शासनकाल में? उदयन के शासन में। वैशाली राजधानी बनी किसके शासनकाल में? शिशुनाग के काल में। और पाटलिपुत्र किसके काल में बनी? कालाशोक के बारे में। अब थोड़ा बौद्ध संगीति के बारे में एक एक कर के हम लोग देखते हैं, क्योंकि बौद्ध संगीति के बारे में डिटेल हम कहाँ पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म में, लेकिन एक एक करके लेते हैं। कारण कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 में, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। और कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 में, और किसके शासनकाल में? कालाशोक के। और कहाँ पे? वैशाली में। अगर हम चौथा बौद्ध संगीति की बात करते हैं, इसका बौद्ध संगीति का जो कालक्रम है वो है आपका 253 ईसा पूर्व या 255 ईसा पूर्व। कभी कभी दोनों डेट देता है, तो दोनों में से एक ही देता है। और ये किसके शासनकाल में? तो अशोक के। और कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है कि चौथा बौद्ध संगीति का तो प्रथम शताब्दी में हुआ था, और इसके समकालीन शासक कौन थे? तो कनिष्क थे। ठीक है। और नेक्स्ट है कि कुंडलवन नामक स्थल पे जो हुआ था। कुंडलवन कहाँ पे है? तो आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट बात करते हैं जो नंद वंश है। तो नंद वंश के बारे में देखिए, कहते हैं कि नंद वंश का जो समावधि था वो कब से था? तो 344 से 324 ईसा पूर्व के आसपास में था। संस्थापक कौन थे? महानंदीन थे। और महानंदी का जो मतलब महाबतम नंद को ये क्या कहते हैं? वार्षिक या मुख्य संस्थापक माना जाता है, यानी कि इन्होंने बहुत सारा कार्य किया होगा एज ए संस्थापक, एज ए शासक। नेक्स्ट प्रमुख शासक कौन था? महापदम नंद और दूसरा धनानंद। नोट पाने की नंद वंश के कुल कितने राजा हुए थे? 9 राजा हुए थे, और इसी के कारण इन्हें 9 नंद भी कहा जाता। नेक्स्ट है कि इसमें उग्रसेन को पुराणों में महापदम कहा गया है, एवं शेष 8 को उसका पुत्र बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो 9 नंद है उसमें कौन कौन से दिखेगा? तो उसमें देखिए कौन कौन से है। तो उग्रसेन है, पांडुक है, पांडुगति है, भूतपाल है, राष्ट्रपाल है, गोविद शानक है, 10 सिद्ध मतलब क्या सिद्धक है, कैवर्थ है, और अंतिम कौन है? धनानंद। और इसी के शासनकाल कौन आक्रमण करेगा? सिकंदर आक्रमण करेगा। हम यहाँ जो छूट गया थोड़ा सा देख लीजिएगा कि अगर देखा जाए संस्थापक के रूप में तो अलग अलग सेंस में बताया गया। तो अगर विष्णु पुराण के अनुसार देखा जाए तो इसके संस्थापक कौन थे? महापदम नंद थे। महापदम नंद का मतलब महानंदिनी के पुत्र थे। ये महापदम नंद किसके पुत्र थे? महानंदिनी के पुत्र थे। जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो जैन जो धर्म ग्रंथ है उसके परिशिष्ट पर्वन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो महापदम नंद नापित या नाई या वैश्य का ये पुत्र था, और इसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उपलब्धियों के बारे में अगर हम देखें तो कह रहा है उपलब्धि में सबसे बड़ा उपलब्धि क्या था? तो कलिंग मतलब जो विजय था, और वर्तमान में ये कलिंग विजय क्षेत्र कहाँ पे? उड़ीसा में। कह रहा है कि इस विजय के पश्चात जो है महाजनपद ने कलिंग से जीन सेन की कौन सी मूर्ति? जैन मूर्ति को उठा लाया था। नेक्स्ट है कि कलिंग विजय का उल्लेख कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अच्छा, हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले राष्ट्र शब्द का प्रयोग यहीं पे मिलता है। ठीक है, या भारतवर्ष शब्द का प्रयोग यहीं पे मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और शायद कल परसों ये टेस्ट में आया था ऐसा। हाँ। महापदम नंद का मगध का प्रथम ऐसा शासक, महापदम नंद मगध का प्रथम ऐसा शासक जिसने किस का निर्माण किया था? नहरों की खुदवाई करवाई थी। नेक्स्ट कि महापदम नंद जो है मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली क्या था? शासक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। धनानंद के बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहे कि धनानंद जो है इस वंश का यानी कि नंद वंश का क्या था? अंतिम शासक था, और इसके समकालीन किसने आक्रमण किया था? सिकंदर ने किया था। और धनानंद का शासनकाल में कह रहे कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर पश्चिमोत्तर भारत में क्या कहता? आक्रमण किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि यूनानी लेखक धनानंद को अग्र मतलब का मीज का नाम देते। कौन सा? अग्र मीज इसको कहते। कौन से? यूनानी लेखक जो भी है। नेक्स्ट बोल रहा है कि धनानंद के समय तक्षशिला के आचार्य कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य नहीं चंद्रगुप्त मौर्य को एक शासक के योग
बनाया था। नेक्स्ट बढ़े कि धनानंद के शासनकाल में दो प्रमुख जैन अमात्य कौन कौन थे? एक थे सपटाल और दूसरा था स्थूल भद्र था। नेक्स्ट बात करते हैं कि धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से कब किया था? 323 मतलब ईसा पूर्व में वो उन्होंने किया था। कह रहा है कि इसके पश्चात मौर्य ने मगध में साम्राज्य की क्या करती? स्थापना कर दी चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ का शासक कौन बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं धनानंद के बीच हुए युद्ध में धनानंद को के सेनापति के कौन थे? भद्रशाल। और इस तरह से ये भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज हम लोग दो टॉपिकों को कंप्लीट कर लिए और मुझे लगता है बहुत आसानी से कर लिए, पहले की अपेक्षा आसानी से कर लिए। ठीक है।